Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and respected teachers, Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. You are very warm welcome at this beautiful educational platform Biology Lovers. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम FSC पार्ट 1 की बुक बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और इस वक्त हमारा चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स जो है वो चल रहा है। इस चैप्टर में हमने पहले 2 लेक्चर आप तक डिलीवर किए हैं। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के हवाले से है। इससे पहले कि हम आज के लेक्चर का आगाज़ करें, मैं हमेशा जो बात आपसे कहा करता हूँ, आज फिर वही बात आपसे दोबारा कहूँगा कि लेक्चर को आप लोग सुनते हैं, अटेंड करते हैं, तो उस हवाले से अपना रिस्पांस लाजमी दिया करें। लेक्चर के बारे में बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा या उसमें मज़ीद कोई कमी जो है वो कमी है या उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, तो वो भी आप हमें सजेस्ट करें। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ लेक्चर्स को लाजमी शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकें। तो बिला तख़ीर हम आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसे हम कैटालिसिस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपने 9th क्लास में भी जो है वो अटेंड किया है और ये सारा टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो डेफ़िनेटली बहुत सारी बातें वही होंगी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं और बहुत सारी नई बातें भी आपको मालूम होंगी और बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल के साथ भी इंशाल्लाह आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बिला तख़ीर शुरू करते हैं जी अपना मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जी देखें जी, ये बात हम जानते हैं कि एंजाइम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में फुली इन्वॉल्व नहीं होता। हमने ये बात पहले भी कई दफ़ा पढ़ी है कि एंजाइम मुकम्मल तौर पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। सिर्फ उसकी एक स्पेसिफ़िक साइट, उसका एक स्मॉल पोर्शन, वो जो है वो एक्टिव साइट में इन्वॉल्व होता है। उस स्मॉल पोर्शन के अंदर हमने ये लास्ट टाइम भी बात कही थी कि सिर्फ 3 से 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पूरी इस प्रोटीन स्ट्रक्चर में से इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ये बहुत एक स्मॉल पोर्शन होगा एंजाइम का, जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, तो हर एंजाइम के पास एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और इसकी ख़ास शेप है, जिसकी वजह से एंजाइम क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो एंजाइम के रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बना देती हैं। मैंने ये बात लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि एंजाइम स्पेसिफिक 2 हवालों से होगा, एक अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से और दूसरा केमिकल रिएक्शन के लिहाज से। तो एंजाइम की ये जो स्पेसिफिसिटी है ये एक्चुअली इसकी स्पेशल और स्पेसिफिक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से है, या आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी एक्टिव साइट की स्पेसिफिसिटी है वही एंजाइम को स्पेसिफिक बनाती है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट है, उसके साथ जो है वो सबस्ट्रेट अटैच होता है और एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसी प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, अब ये जो रिएक्शंस हैं ये हर लिहाज से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम के अंदर जो रिएक्शन हो रही हों वो ब्रेक डाउन के ही हों। अक्सर ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों के जहन में आ जाता है कि शायद एंजाइम सिर्फ कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। एंजाइम हर तरह के रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे वो एनाबॉलिज्म हो। क्लियर हो रही है बात जी? बिल्कुल आगे चलते हैं हम। एंजाइम के रिएक्शन में अगर हम बात करें तो एक चीज़ होती है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज़ें हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होती हैं। 9th क्लास की डेफिनेशन आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, आपको कॉन्सेप्ट इसका मालूम है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं
और एंजाइम इनके ऊपर वर्क करता है। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो रिएक्शन के बाद हमें हासिल होते हैं, यानी एंजाइम इन सबस्ट्रेट पर वर्क करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस तरह सबस्ट्रेट, एंजाइम और प्रोडक्ट्स, यानी पूरे केमिकल रिएक्शन में हमें तीन चीज़ें जो है वो मिलेंगी। एक तो सबस्ट्रेट होगा जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, और उसके बाद एंजाइम उस सबस्ट्रेट पर वर्क करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट्स के। सिंपल डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और आपने ये 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हुए हैं, तो इसलिए आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल इसमें मालूम होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू के लिहाज से भी, और MD कैट के हवाले से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें हमें पहले से ही मालूम है तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इस तरह नहीं है। आप जब भी चीज़ को पढ़ते हैं आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई नई बात ज़रूर जो है वो मालूम हो जाती है। तो लेक्चर्स को भी ध्यान से सुना करें, और जो है वो कोई भी टॉपिक आसान समझ के उसे छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसको ध्यान से पढ़ा करें। तो डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन वो ज़रूर मिल जाती है। जी आगे चलेंगे। एक्टिव साइट की बात हम शुरू में कर चुके कि हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है, जो मैंने बताया कि सिर्फ 3 से 10 अमाइनो एसिड्स तक वो कंसिस्ट करती है, और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो इसी एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं, और उसके बाद एंजाइम उन पर वर्क करता है और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो भी उनकी एक्टिव साइट पर ही डिपेंड करती है। तो हम कहते हैं कि द साइट ऑफ एंजाइम इज़ अ 3 डायमेंशनल कैविटी bearing a specific charge by which enzyme react to its substrate। जी, तो ये जो एक्टिव साइट है ये बहुत ही स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक साइट है जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करती है। इसकी ख़ास 3 डायमेंशनल शेप होती है, और इसी वजह से उसके अंदर जो सबस्ट्रेट अटैच होते हैं वो उसकी ख़ास शेप की वजह से अटैच होते हैं। तो ये एंजाइम को स्पेसिफिक बनाती है। जैसे ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 तरह के 2 एंजाइम नज़र आ रहे हैं और एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसने इनके साथ अटैच होना है। तो डेफिनेटली आप शेप में देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लू कलर में शो किया गया है एंजाइम, तो ये सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा, दूसरे एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा ड्यू टू स्पेसिफिक शेप ऑफ एक्टिव साइट। तो बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपने इसको क्लियर करना है। वैसे भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि एंजाइम की जो स्पेसिफिक एक्टिव साइट है वही एंजाइम के रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, और उसी वजह से एंजाइम क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ ली, हमने सबस्ट्रेट पढ़ा, उसके बाद प्रोडक्ट्स, और उसके बाद एक्टिव साइट। ओके, आगे चलेंगे हम। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जब कोई भी एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो एक टेम्पररी तौर पर एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है कि एंजाइम उस सबस्ट्रेट पर वर्क करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एंजाइम के साथ देखें एक सबस्ट्रेट अटैच हुआ, तो जैसे ही एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो उसको हम फिर कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है जी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, और लेकिन ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने जो है वो याद कर लेना है। जी आगे चलेंगे हम। एंजाइम टू एंजाइम चेन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो एक टॉपिक है। देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है वो एक स्टेप के अंदर नहीं होता।
हम नॉर्मली जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम उसे सिंगल स्टेप में लिख देते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं तो वो भी सिंगल स्टेप में लिखते हैं और हम उस पूरे रिएक्शन को भी सिंगल स्टेप में लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम उस रिएक्शन को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि उस रिएक्शन में बहुत सारे जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व थे। तो इसलिए ये होता है कि हर रिएक्शन के अंदर एक सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। अब होता क्या है, देखिए होता ये है कि पहले एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करवाता है और उस पर वर्क करता है। तो जब वर्क करता है तो वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो फाइनल नहीं है। ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो हमें डिटरमाइंड है या जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये अगले एंजाइम के पास चला जाएगा और वो एंजाइम जो सेकंड एंजाइम है वो इस प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट अपने साथ अटैच करेगा। अब वो एंजाइम उस पर वर्क करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये भी वो प्रोडक्ट नहीं है जो हमें चाहिए या जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो फिर क्या होगा, फिर एंजाइम नंबर 3 वो उस प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेगा, अपने साथ अटैच करवाएगा और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह एक सीरीज़ चलती जाएगी, एंजाइम एक सीरीज़ के अंदर लगकर वो काम करते जाएंगे, रिएक्शन होते चले जाएंगे और आखिरकार हमें वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि एंजाइम टू एंजाइम एक चेन बन गई है, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। और दूसरे वर्ड में जो हमने पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में, इसको मेटाबॉलिक पाथवे भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स ये जो एंजाइम टू एंजाइम चेन है या एसोसिएशन है डियर स्टूडेंट, इसको मेटाबॉलिक पाथवे भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक एंजाइम से बनने वाला प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट बन जाता है और इस तरह एंजाइम एक चेन के अंदर काम करते जाते हैं और आखिरकार हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मली जो रिएक्शन होते हैं वो सिंगल स्टेप नहीं होते। देखने और सुनने में या कहने में हम कर लेते हैं, इक्वेशंस भी हम लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपने 9th क्लास में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिटेल के साथ पढ़ा है और उसमें आपने देखा है कि बहुत सारे रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व थे। 9th क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सुनने और कहने में तो हम इसे एक एक स्टेप कह रहे हैं या दो दो स्टेप में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये दो दो स्टेप में भी कंसिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनमें बहुत सारे रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपकी इसी बुक में चैप्टर नंबर 11 के अंदर इंशाल्लाह जब हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप बहुत डिटेल के साथ एक एक स्टेप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का ही जो एक रिएक्शन है जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं उसमें कितने सारे स्टेप हैं, फिर जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं उसमें कितने सारे स्टेप हैं, और इसी तरह रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस जिसे हम कहते हैं, अब देखने और सुनने में तो हम यही कहते हैं कि इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। सिंपल एक वर्ड में हम बोल देते हैं, एक लाइन में बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा तो नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने सारे जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम्स के ज़रिए से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट देना है वो ये है कि नॉर्मली जो रिएक्शन होते हैं उसमें एंजाइम एक सीरीज़ की तरह काम करते हैं और वो इस तरह एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट बन जाता है। इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे या एसोसिएशन जो है वो कहते हैं। क्लियर है जी? तो मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो जी आगे चलेंगे हम। फीडबैक इनहिबिशन बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ये चीज़ है। कई दफ़ा देखें आपने 10th क्लास में फीडबैक का मैकेनिज़्म पढ़ा है। जब आपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने फीडबैक
का एक टॉपिक पढ़ा होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। उसमें ये होता है जी फीडबैक में कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट ही उस केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो उसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है जी, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। आप नीचे जो तस्वीर मौजूद है, इस तस्वीर को गौर से देखें, आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। देखें, सबसे ऊपर वाली हम पहले लाइन देखेंगे। एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हुआ, एंजाइम नंबर 1 हम उसे कहेंगे। उस एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। अब वो जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम नंबर 2 के साथ अटैच हुआ एज अ सबस्ट्रेट। उस एंजाइम नंबर 2 ने उसे कन्वर्ट कर दिया एक और प्रोडक्ट में। अब वो जो प्रोडक्ट है वो एज अ सबस्ट्रेट एंजाइम नंबर 3 के साथ अटैच हुआ। एंजाइम नंबर 3 ने उसको कन्वर्ट कर दिया एक और प्रोडक्ट में। अब ये जो प्रोडक्ट मिला है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। अगर यही एंड प्रोडक्ट जाकर एंजाइम के रिएक्शन को स्टॉप कर दे, ठीक है, एंजाइम की चेन को रोक दे, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। क्लियर हो गया जी। डेफिनेशन सिंपल सी है, अ टाइप ऑफ इनहिबिशन in which enzymes activity is inhibited or blocked by the enzymes on products when enzyme work in a chain। सिंपल डेफिनेशन कि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ही अगर एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, रोक दे, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। और ये फीडबैक इनहिबिशन कब होगा? जब एंजाइम एक चेन में काम कर रहे होंगे। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस एंजाइम्स फाइनल प्रोडक्ट ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ फर्स्ट एंजाइम। जो आखिरी प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वही फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, और इस तरह ये पूरा सिलसिला जो है वो रुक जाता है। तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसको आपने ध्यान से सुनना है और इसको पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो वो आपने मुझसे लाजमी जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। रोल ऑफ एक्टिव साइट। इस पूरे एंजाइम एक्शन के अंदर एक्टिव साइट का सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हमने ये बात बार बार पढ़ रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम फुली इन्वॉल्व नहीं होता, उसका एक स्मॉल पोर्शन ही उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिव साइट है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा। एक्टिव साइट जो है इसके आगे 2 रीजन होते हैं। हर एक्टिव साइट में 2 रीजन्स होते हैं, इसके 2 पोर्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और एक को हम कहते हैं एक्टिवेटेड साइट। ठीक है जी। ये नीचे आपको ये इसकी नज़र आ रही है, तारीफ़ वगैरह नज़र आ रही है, ये आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बाकी इसकी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक कि ये क्या होता है। ठीक है, फ़िलहाल कॉन्सेप्ट आप यही समझ लें कि एक्टिव साइट के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और एक को हम एक्टिवेटेड साइट कहते हैं। अब देखें इनमें क्या डिफरेंस है, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट हेल्प द एंजाइम इन रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबसे पहला काम जो है बाइंडिंग साइट क्या करती है कि सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, उसकी पहचान करती है। तो जब पहचान हो गई तो फिर क्या करती है, ये सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ लेती है। अब जब सबस्ट्रेट जुड़ गया तो क्या बनता है? इट प्रोड्यूसेस एन ES कॉम्प्लेक्स। तो ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब जब ES कॉम्प्लेक्स बन गया, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ गया, तो उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद ये कैटालाइटिक साइट उसको एक्टिवेट कर देती है। अब जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो बाइंडिंग साइट है इसका काम है सिर्फ एंजाइम को अपने साथ जोड़ के रखना, पकड़ के रखना, होल्डिंग करना। आप सिंपल ये कह लें कि ये होल्ड करके रखती है, उसको पकड़ के रखती है, उसको अपने एक्टिव साइट के साथ जोड़े रखती है, रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को और उसके बाद उसको अपने साथ अटैच करवा लेती है, जोड़े रखती है, बांधे रखती है। उसके बाद जब वो एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जब ये बन गया तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर कैटालाइटिक साइट अपना वर्क शुरू कर देगी। कैटालाइटिक साइट क्या करेगी कि वो अब रिएक्शन को कैटालाइज करेगी और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट्स में। तो जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा तो वो उसमें से डिटैच हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट्स जो है वो अलग हो जाएंगे और इस तरह रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब एंड ऑफ रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही हमें एंजाइम्स भी मिल जाएंगे। और आखिरी पॉइंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि एंजाइम को वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में जब आपने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ा था उस वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेल के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके लिए एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एंजाइम एक्वस मीडियम ही में काम करते हैं। क्लियर है जी? तो मेरा ख्याल है आपको बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट की समझ आ चुकी होगी। आगे फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं जी। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बाद है जी हमारा मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये 2 मॉडल्स हैं, ये 2 मॉडल्स आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है जी। लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इन दोनों मॉडल से डियर स्टूडेंट्स आप फेमिलियर हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है जी। इंड्यूस्ड फिट्स मॉडल का नाम हैंड्स एंड ग्लव्स मॉडल भी है। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसका, हैंड्स एंड ग्लव्स के जिस तरह आप हाथ में दस्ताने पहनते हैं बिल्कुल ये उस तरह का मॉडल है। तो चूँकि लॉक एंड की मॉडल वो एक फ़िज़िकल एग्जांपल्स थी, हमारी नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल थी, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के लिए भी उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल दी, हैंड्स एंड ग्लव्स मॉडल, ठीक है जी। इसका ये भी नाम जो है वो है। तो हम इन दोनों मॉडल्स को बहुत शॉर्टली से हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि आप इनके बारे में जानते हैं, तो इंशाल्लाह इसको बड़ा शॉर्ट सा करके हम डिस्कस करेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम एमिल फिशर है, आप जानते हैं। 1890 के अंदर इन्होंने ये मॉडल दिया था और पहला मॉडल था एंजाइम के बारे में, बहुत फेमस हुआ उस वक्त। क्या कहा उन्होंने कहा कि जी जिस तरह हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है इसी तरह हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। जिस तरह हर लॉक के लिए एक की होती है इसी तरह हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, यानी कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो जो एंजाइम जो है वो जिस सबस्ट्रेट के लिए है वो एंजाइम सिर्फ उसी सबस्ट्रेट पर ही वर्क करेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। तो एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की वजह से वो सिर्फ उसी सबस्ट्रेट को ही अपने साथ अटैच करवाती है, दूसरे किसी सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं करवाती, ठीक है। फीचर्स देखें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज़ रिजिड। एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा रिजिड है और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजेस, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा,
देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो इतनी रिजिड है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने साथ अटैच करवाती है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं करवाती है, और एक्टिव साइट के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। और तीसरा पॉइंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत और ज़्यादा एक्सप्लेनिंग पॉइंट है, ये बहुत और ज़्यादा आपको क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट, कि एक्टिव साइट इज़ यूज एज अ टेम्पलेट। एक्टिव साइट एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट को हम अपनी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं सांचा। मतलब ये कि ये सांचा आप समझते हैं कि सांचा वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम किसी दूसरी चीज़ को फिट कर देते हैं, उसके अंदर डाल के उसको उसके साथ फिट करते हैं। तो अगर वो उस जैसी ही उसकी शेप हो तो उसके अंदर वो फिट होगा टेम्पलेट में, अगर वैसी ना हो तो उसके साथ वो फिट नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह चूँकि हर एंजाइम की एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो इसलिए उसके साथ सिर्फ वो ही सबस्ट्रेट अटैच होगा जिसकी शेप उस एक्टिव साइट के साथ फिट होती होगी। अगर नहीं फिट होगी तो वो उसके साथ अटैच नहीं हो सकता। तो ये है लॉक एंड की मॉडल जो एमिल फिशर ने दिया था 1890 के अंदर। ओके जी, तो ये देखें, ये आपके सामने जो है वो एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर है, बड़ी खूबसूरत स्लाइड है, जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि जिस तरह हर लॉ के लिए एक की होती है, इसी तरह हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, और वही सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ फिट बैठता है जिसकी शेप उस एक्टिव साइट के साथ फिट होती होगी। क्लियर? ओके, अब ये डियर स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं, आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि ये मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसकी क्या रीज़न है वो भी हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसके बजाय जो दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उसको ज़्यादा पसंद किया गया, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है। और ये मॉडल किसने दिया? कोशलैंड ने। ठीक है, क्योंकि जब नए एविडेंसेस मिले और नए रिसर्च हुई तो ये पता चला कि ये मॉडल जो लॉक एंड की मॉडल है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इस वजह से कोशलैंड ने कोई नया मॉडल नहीं दिया, उसने इसी लॉक एंड की मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और उसने मॉडिफाई ये किया कि जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है, और वो चेंज एंजाइम को इस काबिल बनाता है कि वो उस सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ सके। ठीक है, अ चेंज इन द स्ट्रक्चर enable the enzyme to perform catalytic activity more effectively। कि वो जो चेंज आया है सबस्ट्रेट की वजह से, वो चेंज एंजाइम को इस काबिल बनाता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ सके। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पीछे लॉक एंड की मॉडल में जो एमिल फिशर ने कहा था कि जी एक्टिव साइट बहुत रिजिड होती है, तो कोशलैंड ने कहा कि ये रिजिड नहीं होती। ठीक है, और ना ही ये कोई इनफ्लेक्सिबल है, बल्कि इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की शेप के लिहाज से इसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। देखें डियर स्टूडेंट, हम ये कहते हैं जी कि हर एंजाइम स्पेसिफिक है और इसमें कोई शक नहीं है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एंजाइम स्पेसिफिक नहीं है या एंजाइम की एक्टिव साइट स्पेसिफिक नहीं होती है, ऐसा नहीं है। हर एंजाइम अपने रिएक्शन में स्पेसिफिक है। मिसाल के तौर पर प्रोटीएज एंजाइम है, वो प्रोटीन पर वर्क करता है, लेकिन सब की सब प्रोटीन एक जैसी तो नहीं ना होती, सब प्रोटीन की तो डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर हो सकती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो सकती है, फाइब्रस प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो सकती है, डिफरेंट शेप्स की जो है वो प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम
में जब प्रोटीन अटैच होती हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट शेप्स होने की वजह से वो एक्टिव साइट में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, और वो चेंज एंजाइम खुद नहीं करता, वो चेंज आने वाला सबस्ट्रेट उसके अंदर पैदा कर देता है ताकि वो सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के अंदर फिट हो सके। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये ज़्यादा पसंद किया गया एज़ कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल। ओके जी, तो ये देखें जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल के हवाले से बड़ी प्यारी सी पिक्चर है हमारे पास, इसको आप ध्यान से देखें तो आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाएगा। जी आगे चलेंगे हम। लें डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो लेक्चर है, हमारा आज का टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया जी। और आसान सी बातें थी, आसान सी चीज़ें थी जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जिस तरह हमें पता है कि हर लेक्चर के एंड पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं, तो इसमें भी हम ये आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं, ये MCQs हैं, इसको आप सोल्व करें। ठीक है, उसके बाद ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, व्हाट आर 2 रीजन्स ऑफ एक्टिव साइट, हाउ एंजाइम कैटालाइसिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो पीछे हमने मेटाबॉलिक पाथवे की बात की, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एंजाइम, को एंजाइम चेन, ये भी हम बात कर चुके। तीसरा सवाल है जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एंजाइम, को एंजाइम चेन। तो डी स्टूडेंट ये वही जो आपने मेटाबॉलिक पाथवे जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। हु एंड प्रपोज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम, ये आपने बताना है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रपोज किया था। व्हेन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, ये व्हाट इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये आपने इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बारे में आपने डिस्कस करना है। डिस्कस लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, ये आपने लॉक एंड की मॉडल के बारे में बताना है। व्हाट इज़ एक्टिव साइट, हाउ इट वर्क्स, एक्टिव साइट के बारे में बताएंगे आप, बहुत आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट, तो ये बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट में डिफरेंस जो है वो आपने बताना है। तो डी स्टूडेंट बहुत आसान से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और लेकिन हैं इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है जी, चैप्टर भी ये छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के हवाले से भी और MD कैट के हवाले से भी, तो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है, इसमें अगर कोई बात हो, कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह रात को जब ग्रुप की प्राइवेसी ख़त्म की जाएगी तो उस दौरान भी आप ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जाते जाते आपसे फिर वही बात करूँगा कि अपना रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें लेक्चर के हवाले से, ताकि हम अपने लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और दूसरी बात ये कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस ग्रुप का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। ठीक है जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।